इंटरनल ऑडिट्स, स्टैट्यूटरी ऑडिट्स, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट, कॉरपोरेट मैटर्स और डायरेक्ट टैक्सेशन आदि में एक्सपर्टीज रखने वाले सीए सत्यम गुप्ता जी के पास ऑडिटिंग, अकाउंटिंग, टैक्सेशन, जीएसटी और कॉन्करेंट बैंक ऑडिट्स आदि में वृहद अनुभव प्राप्त है। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा सर्टिफिकेट कोर्स ऑन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और सर्टिफिकेट कोर्स ऑन कॉन्करेंट ऑडिट ऑफ बैंक्स कर चुके सीए सत्यम गुप्ता जी द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के एसोसिएट मेंबर भी हैं। वर्तमान में एमएस गुप्ता सत्यम एंड एसोसिएट्स में प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए सत्यम गुप्ता जी का बिजनेस पाठशाला में एक्सपर्ट के तौर पर हम स्वागत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सीए सत्यम गुप्ता एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस नए सेशन में, जहां मैं आपको बताऊंगा टैक्स हेवन और टैक्स अवॉइडेंस के बारे में। दोस्तों, आप सभी ने देखा होगा कि बहुत सारे बिजनेसेस क्या करते हैं कि अगर वो इंडिया में एस्टैब्लिश होते हैं तो कुछ सालों बाद वो क्या करते हैं कि अपना जो बिजनेस का बेस होता है वो किसी और कंट्री में सेटअप कर लेते हैं और वहां पे जाने के बाद वही सामान वो वहां बना के इंडिया में वापस भेजते हैं। तो ऐसी चीज़ों में आपने देखा होगा, आपके मन में भी एक सवाल आता होगा कि जब उनका बिजनेस अच्छी तरीके से इंडिया में चल रहा था तो यहाँ पे बिजनेस क्यों ना करके वो बाहर क्यों गए, और बाहर जाने के बाद भी अगर वो बिजनेस करते हैं तो वही सामान वो वापस से इंडिया में सप्लाई कर देते हैं। तो दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बहुत सारे बिजनेस हाउसेज ऐसे हैं जिनको इंडिया में बिजनेस ना करके अगर वो कहीं और जाके बिजनेस करते हैं तो सरकार को देना पड़ता है कम टैक्स। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इंडिया में अगर हम लोग बिजनेस करते हैं तो जो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा टैक्सेस लगाए जाते हैं वो सारे ही टैक्सेस आपको देने पड़ते हैं। उसके बाद जो पैसा बचता है वो होता है आपका प्रॉफिट। बट यही बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पे अगर आप जाके बिजनेस करते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, बिजनेस को प्रमोट करने के लिए उनके पास जो टैक्स के रूल्स हैं वो बहुत ही कंसेशनल रेट पे, या यूं कहें कि बहुत ही मिनिमम रेट पे आपसे टैक्स लेते हैं, और जो बचा हुआ पैसा होता है वो आप एज अ प्रॉफिट अपने घर ले जा सकते हैं। तो इसी चीज को अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं लोग, जो इंडिया से अपना बिजनेस किसी और कंट्री में ले जाते हैं और वहां जाके बिजनेस का बेस बनाते हैं और अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन के दूसरे पार्ट में हम लोग बात करेंगे टैक्स अवॉइडेंस के बारे में। दोस्तों देखिए, टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स इवेजन दोनों बहुत ही अलग अलग टर्म है। आपको सुनने में लगेगा कि टैक्स अवॉइडेंस इज इक्वल टू टैक्स इवेजन, बट मैं आपको बता दूं कि टैक्स इवेजन और जो टैक्स अवॉइडेंस होता है वो दोनों ही अलग अलग इसलिए हैं क्योंकि टैक्स इवेजन जो होता है वो गैर कानूनी है। अब ये कह सकते हैं कि ये इनकम टैक्स के प्रावधानों के विरुद्ध जाके हम लोग जो टैक्स की चोरी करते हैं इसको हम लोग लेके आते हैं टैक्स इवेजन में। उसके बाद आता है हमारा टैक्स अवॉइडेंस। देखिए, टैक्स अवॉइडेंस तो आप ये कहें कि यहाँ पे भी सरकार को लॉस तो हो ही रहा है टैक्स का, बट होता क्या है, टैक्स अवॉइडेंस का फायदा उठा के जो कि इनकम टैक्स एक्ट के तहत कुछ प्रावधान बनाए जाते हैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसी छोटी मोटी कमियां रह जाती हैं जिनका फायदा उठा के जो हमारे करदाता हैं वो टैक्स को कम पे करते हैं सरकार को, उन्हीं कमियों का फायदा उठा के। तो अगर ऐसे किसी चीज का फायदा उठा के आपने टैक्स का जो अमाउंट है उसको कम किया हुआ है तो इसको हम लोग बोलते हैं टैक्स अवॉइडेंस। यहाँ पे आपके ऊपर लीगली कोई भी लायबिलिटी अराइज नहीं होगी क्योंकि आपने जो भी किया वो इनकम टैक्स के प्रावधान और एक्ट के तहत में रह के ही किया है। कोई भी चीज आपने ऐसी नहीं करी जो कि गैर कानूनी हो, इसलिए आपके ऊपर कोई भी किसी तरीके की पेनल्टी, किसी तरीके की लायबिलिटी नहीं अराइज कर सकता और आप रहेंगे 100% सेफ। तो हमारा जो आज का सेशन रहने वाला है, मैं आपको इन्हीं दोनों विषयों के बारे में डिटेल में बताऊंगा और हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से टैक्स अवॉइडेंस के लिए और टैक्स इवेजन के लिए लोग क्या क्या स्टेप्स उठा सकते हैं और आपको कहां पे सचेत रहने की जरूरत है। तो चलिए आज का ये इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे पहले टॉपिक से। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा टैक्स इवेजन के बाद टैक्स हेवन के बारे में कि कौन कौन सी ऐसी वो कंट्रीज हैं जिनको हम लोग टैक्स हेवन की कैटेगरी में डाल सकते हैं। तो आप सभी को पता होगा कि हेवन का मतलब होता है स्वर्ग। तो टैक्स के नज़रिए से वो सारी कंट्रीज जहां पे हमको कम टैक्स देना पड़े या फिर हमारी जो टैक्स देने की लायबिलिटी है वो हमारे देश के मुकाबले कम हो जाए, तो हमारे लिए तो वो सारी कंट्रीज, वो सारी जो जगह होंगी वो टैक्स हेवन की क्राइटेरिया में ही शिफ्ट होंगी। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ बताया गया है टैक्स हेवन इज अ कंट्री दैट ऑफर्स फॉरेन बिजनेस एंड इंडिविजुअल्स मिनिमम और नो टैक्स लायबिलिटी ऑन देयर बैंक डिपॉजिट्स। अब एक बात समझिए, देखिए यहाँ पे बात हो रही है डिपॉजिट्स के ऊपर, तो आप खाली इस बात को लेके चलिए कि आपके पास अगर 1 करोड़ रुपए है और आपने यहाँ पे ना किसी सरकारी बैंक में रखा हुआ है तो उसके ऊपर आपको मिलेगा ब्याज। अब मान के चलिए 7 से 8% आपको ब्याज मिलता है और 7-8 लाख रुपए आपको मिल गया, तो वहां पे ना अगर आपकी इनकम 30% स्लैब में आती है तो आपको 7% के अमाउंट में से
2,10,000 रुपए सरकार को देना पड़ेगा टैक्स। बट यही डिपॉजिट अगर आप किसी भारतीय बैंक में ना करके किसी ऐसी बैंक में करते जो कि किसी फॉरेन कंट्री की है और वहां पे कोई भी टैक्स की लायबिलिटी आपके ऊपर नहीं आती है, तो वहां पे अगर आपने इन्वेस्ट कर रखा है तो वहां पे आपको ये 2,10,000 रुपए की लायबिलिटी देनी नहीं पड़ेगी। इसलिए बोला गया है टैक्स हेवन वो सारी कंट्रीज हैं जहां पे लायबिलिटी जो होती है वो कम आती है। और दूसरा पॉइंट यहाँ बताया गया है पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकल स्टेबल एनवायरनमेंट। अच्छा दोस्तों देखिए, एक रिटर्न मिलने की बात तो एक दूसरी हो गई। मींस क्या हुआ कि यहाँ पे जो आपको पैसा मिल रहा था उसमें आपका टैक्स कट गया और आपको जो बचा हुआ पैसा है 4,90,000 रुपए वही मिलेगा। बट अब आप ये बात समझिए कि कहीं आपने इसी ऐसी जगह इन्वेस्ट कर दिया जहां पे टैक्स तो बिल्कुल भी नहीं है, मींस पूरा 7 लाख रुपए आप ही का रहेगा बट वो मिलेगा। बट वहां का जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है या सोशल एनवायरनमेंट है वो इतना मजबूत नहीं है कि आपको ना 7 लाख रुपए पूरा वापस रिकवर होने में ही आपके ऊपर कोई ना कोई लायबिलिटी अराइज हो सकती है, क्योंकि वहां का जो एनवायरनमेंट है वो स्टेबल ना होने की वजह से। अगर समझिए वहां पे कोई सरकारी जो है किसी तरीके से पॉलिटिकल या गवर्नमेंट तरीके से कोई भी आपदा आ जाती है या यूं कहें कि वहां पे अनस्टेबल एनवायरनमेंट रहता है। सपोज अफगानिस्तान की बात कर लेते हैं, अगर पैसा आपने इन्वेस्ट किया और वहां पे सरकार पलट गई और किसी और तरीके के डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट या किसी और ग्रुप का वहां पे कब्जा हो गया, तो वहां पे आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट था उस पर टैक्स तो छोड़िए, पूरा का पूरा ब्याज जो होगा वो आपका जा सकता है। तो आपको टैक्स हेवन उसी कंट्री को मानना है जहां पे पॉलिटिकल और इन्वायरमेंट जो इकोनॉमिकल है वो भी स्टेबल रहे और आपको टैक्स भी कम देना पड़े। They have tax advantages for corporation and very wealthy, obvious potential for misuse of illegal tax avoidance scheme। अभी देखिए क्या होता है, इन लोगों का इन कंट्रीज का एक उद्देश्य ये भी होता है क्योंकि उनको पता है कि उनके यहाँ पे ना टैक्स बहुत कम है, तो बाहर से लोग पैसा इन्वेस्ट करने के लिए बहुत सारा लाते हैं। तो होता क्या है, जब बाहर से वो पैसा इन्वेस्ट करने के लिए ला रहे हैं तो ऐसे केसेस में वो ध्यान जरूर ये बात कर देते हैं कि अगर हम पैसा बाहर से इन्वेस्ट करके लिए यहाँ ला रहे हैं तो लोगों को सहूलियत दी जाए कि जो पैसा वो इन्वेस्ट कर रहे हैं उस पैसे पे किसी तरीके का इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कोई टैक्स ना लगाया जाए। तो ये सारी चीज़ों का वो ध्यान रखते हैं। Companies and wealthy individuals may use the tax havens legal means of establishing money and abroad while avoiding their higher tax in US and other nations। अभी देखिए क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि किसी भी इंडिविजुअल कंट्री में जहां पे हायर टैक्स रेट है तो इंडिविजुअल क्या करते हैं कि जो अपना बिजनेस का बेस होता है उसको किसी ऐसी कंट्री में शिफ्ट कर देते हैं जहां पे टैक्स रेट बहुत कम है और उनको इसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता, चाहे उनकी इनकम कितनी ज़्यादा हो। आगे देखिए, टैक्स हेवन में ऑल्सो बी यूज्ड एज इलीगल टू हाइड मनी फ्रॉम टैक्स अथॉरिटीज एट होम। अच्छा, अब यहाँ पे इलीगलिटी की बात हुई है तो देखिए होता क्या है कि आपके पास अगर कोई पैसा रखा है तो आज तो इनकम टैक्स का जो पोर्टल है वो बहुत ही ज़्यादा इंटीग्रेटेड हो गया है। आपके सारे बैंक अकाउंट, आपके जितने भी करंट सीसी लोन सारे अकाउंट चलते हैं वो सारे ही लोन अकाउंट, इंडिविजुअल अकाउंट, करंट अकाउंट सभी पोर्टल के साथ में लिंक्ड हैं। आपने देखा होगा जब अपना ITR आप फाइल करते हैं तो वहाँ पे जो आपको AIS स्टेटमेंट मिलता है, TIS स्टेटमेंट मिलता है, यहाँ पे ऑलरेडी आपके जितने बैंक अकाउंट हैं उसमें सेविंग बैंक का इंटरेस्ट, आपका कैपिटल गेन, आपकी प्रॉपर्टी परचेज, म्यूचुअल फंड परचेज, ये सारी डिटेल्स ना आपको ऑलरेडी वहाँ पे शो होती हैं। वो इसलिए शो हो रही हैं क्योंकि आपके पैन के माध्यम से जितनी भी चीज़ें लिंक करी गई हैं वो सारी ही चीज़ें ऑलरेडी पोर्टल पे अवेलेबल है। तो हो क्या रहा है कि ये सारी चीज़ें तो वहाँ पे पता है कि आपने कितना कितना पैसा इन्वेस्ट कर रखा। अब एग्जाम्पल एक समझिए कि आप यहाँ से ना आप चले जाते हैं किसी भी एक कंट्री में, आप सपोज जर्मनी में चले गए अगर, और वहाँ पे आपने अकाउंट खुलवा लिया है और अकाउंट खोलने के बाद वहाँ पे तो इंडियन पैन की रिक्वायरमेंट होगी नहीं आपको पैन लगाने की। तो होगा क्या कि वहाँ का लोकल कोई भी डॉक्यूमेंट लगा के अगर अकाउंट आप खोल देते हैं और वहाँ पे आपने पैसा रख दिया तो इस यहाँ पे रखे हुए पैसे के बारे में डिटेल इंडियन गवर्नमेंट को नहीं पता चल पाएगी और यहाँ पे आप एक इलीगल तरीके से पैसे को बाहर ले जाते हैं। The tax haven can make this work by being an uncooperative with foreign tax authorities। अभी देखिए क्या हो रहा है, जो बात रह रही ना कॉर्पोरेट होने की, इनकॉर्पोरेट होने की, तो वो होता क्या है। सपोज एक बात समझिए कि अगर आपने ना किसी फॉरेन नेशनल का पैसा रखा तो जब भी आप कोई बैंक अकाउंट खोलते हैं या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कोई लोन लेते हैं तो वहाँ पे आपसे आपकी नेशनैलिटी ज़रूर पूछी जाती है। तो अगर जो टैक्स हेवन वाली कंट्रीज़ हैं वो किसी भी सरकार के साथ कॉर्पोरेट करें तो वो ऑलरेडी पर्टिकुलर उन सरकार का डेटा उनको ऑलरेडी दे सकती है। बट अब की बात समझिएगा, ऐसा करने में उनका नुकसान क्या होगा कि सपोज इंडिया का पैसा जो लोग बोलते हैं स्विस बैंक, तो होता क्या है कि स्विस बैंक पर्टिकुलर कोई बैंक नहीं है, बट स्विट्जरलैंड के जो टैक्स रूल्स है वो बहुत ही ज़्यादा लिबरल होने के कारण इंडियन जो अपना पैसा होते हैं वो स्विट्जरलैंड के किसी भी बैंक में जाके रख देते हैं। तो हो क्या रहा है कि देखिए स्विट्जरलैंड की बैंक्स को कोई दिक्कत नहीं है, वो चाहें तो इंडियन गवर्नमेंट को सारी डिटेल बता सकती हैं कि आपके कौन कौन से नेशनैलिटी के लोग हैं, उनका कितना कितना पैसा हमारे पास रखा है।
बट यहाँ पे एक छोटी सी दिक्कत है, वो दिक्कत ये है कि बाई चांस अगर उन्होंने बता दिया और वो अमाउंट फोरफीट करके सरकार वापस लाना चाहती है तो उन बैंक में से उतना डिपॉजिट चला जाएगा। तो इसलिए अपने बिजनेस का लॉस ना होने के कारण वो क्या करते हैं, वो अनकॉर्पोरेट करते हैं, मींस अनकॉर्पोरेटिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं किसी भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज को कि वो जो अपना अमाउंट है उसको रिकवर ना कर सके। In recent time, tax havens are under increasing international political pressure to cooperate with foreign tax fraud authorities. अभी देखिए क्या हो रहा है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो ये अथॉरिटीज़ हैं इनको रिसेंट टाइम में बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया जा रहा है कि आप जो आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसको ज़रूर हमारे साथ साझा करिए, उसको हमको बताइए कि हमारे देश के वो कौन कौन से नागरिक हैं जिन्होंने आपके पास पैसा रखा हुआ है, उसके बदले में जो जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो प्रोवाइड करने को रेडी है। बट अभी रीसेंट डेवलपमेंट ये हो रहा है, जो ये बोला जाता है ना कि सरकार जो है बाहर से काला धन लेके आएगी, तो वो जो काला धन लाने की बात होती है उसमें यही बात हो रही है कि जो बाहर पैसा रखा है, जो यहाँ की अथॉरिटीज़ है वो हमारे साथ कोऑपरेट करें, हमको नाम डिटेल एड्रेस सारी डिटेल प्रोवाइड करें, जिससे कि वो पैसा हमको वापस भारत में लाने के लिए या उसके ऊपर टैक्सेबिलिटी की जो क्लॉज है उसको लगाने के लिए हेल्प करें और ये सारा पैसा वापस आ सके। देखिए अब हम लोग आगे बात करते हैं इसी के बारे में। तो टैक्स हेवन्स आर jurisdiction that have very low taxes and no residency requirement for foreign entities and individuals willing to park money in their financial institutions। अब यहाँ पे देखिए आपको दो और इंपॉर्टेंट बात बताई, नो रेजिडेंसी रिक्वायरमेंट एंड वेरी लो टैक्स। अभी क्या हो रहा है, आपको देखिए बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट ये होती है कि अगर आप ना बैंक खुलवाने जाते हैं, अपना अकाउंट खुलवाने जा रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होगा कि आप एक बार ट्राई करिएगा, अगर आप किसी लोकेलिटी में रहते हैं और आपके नियर बाय कोई बैंक है, उस बैंक में अकाउंट ना खुलवा के अगर अपनी लोकेशन से आप 20-30 किलोमीटर कहीं दूर जाते हैं और वहाँ जाके बैंक अकाउंट खुलवाते हैं, तो एक बार आपसे क्वेरी ज़रूर होगी कि जब आपके नियर बाय 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर पे बैंक है तो वहाँ पे आपने अकाउंट क्यों नहीं खुलवाया और आप 30 किलोमीटर दूर अकाउंट खुलवाने क्यों आए हैं। दोस्तों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो जेन्युइनिटी चेक करना चाहते हैं कि आपको ना आपके जो घर के 2 किलोमीटर पे ब्रांच है वहाँ पे ईजी पड़ेगा ऑपरेट करने के लिए, वो ईजी ऑफ ऑपरेशन आप छोड़ के 10-20 किलोमीटर दूर अगर आए हैं तो उसकी वजह क्या है। इसीलिए बोला जाता है कि वहाँ पे ना एक रेजिडेंसी रिक्वायरमेंट होती है कि जिस जगह पे आप ऑपरेट करते हैं वहाँ पे कराइए। बट जो हमारे ये टैक्स हेवेंस होते हैं यहाँ पे ना इस तरीके की कोई भी रेजिडेंसी रिक्वायरमेंट नहीं होती, मींस उनको कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं होती है कि वो जो है अपने उसी कंट्री में रहने वाले लोगों का अकाउंट खोलेंगे। अगर आप वहाँ अकाउंट खोलना चाहते हैं तो आप ओवर द वर्ल्ड कहीं भी रहते हो, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया, कहीं पे भी आप ऑपरेट हो रहे हैं, उनको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप अपना आइडेंटिटी का कोई डॉक्यूमेंट लाइए और वो आपको अकाउंट खोल देंगे। और वहाँ पे दूसरी बात यह है कि जो टैक्सेस का क्राइटेरिया होता है वो भी बहुत ज़्यादा लो रहता है। A combination of tax regulation secretly issues enable corporations and individuals some screen of their income tax authorities in other nations। अभी देखिए क्या होता है, जो मैंने बात आपसे बोली ना कि वो अपनी इनकम का कुछ पार्ट भी इसको पार्क कर सकते हैं। आप एग्जाम्पल समझिए कि अगर किसी की 1 करोड़ रुपए की इनकम है और उसके खर्चे जो है वो मात्र 20 से 30 लाख रुपए साल के हैं, वो 50-70 लाख रुपए बचा लेता है, तो होगा क्या कि अगर वो 70 लाख रुपए ईयर ऑन ईयर एक्यूमुलेट करता जाएगा तो 70 लाख रुपए पे अगर इसने किसी इंडियन गवर्नमेंट में डाल दिया तो वहाँ से उसको इंटरेस्ट अराइज होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो इंटरेस्ट इनकम उसको मिलेगी उस पर भी 30% की रेट से सरकार टैक्स ले लेगी। तो एग्जाम्पल समझिए अगर उसने 50 लाख रुपए लगाया और उसको उसके ऊपर 4 लाख रुपए मिला, तो उस 4 लाख रुपए पे भी लगभग 1,20,000 रुपए सरकार वापस ले लेगी टैक्स के फॉर्म में, और जो बचा हुआ इनकम है वही उसको ऐड होगी। तो ऐसे केसेस में क्या होते हैं, जिनको ज़्यादा इनकम होती है वो धीमे धीमे क्या करते हैं कि जो अपना बचा हुआ पैसा है उसको इंडिया में इन्वेस्ट ना करके इंडिया से बाहर ले जाने की कोशिश करते हैं किसी ऐसी कंट्री में जो कि टैक्स हेवेंस होती हैं। वहाँ पे क्या होगा कि जो इनको ये ईयर ऑन ईयर 1.5-2 लाख रुपए का लॉस हो रहा था वो भी नहीं होगा, और प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट भी उन कंट्रीज में ज़्यादा रहता है, तो उसकी वजह से उनको कमाई करने का एक साधन मिल जाता है। The tax justice networks maintain cooperative tax havens index that tracks jurisdiction that says are most complex in manner multinational corporations evade tax. As of 2021, the worst offenders were the British Virgin Islands and Cayman Islands and Bermuda. अभी देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, कुछ कंट्रीज के नाम बताए जा रहे हैं जिन लोगों के बारे में बोला गया है कि ये लोग एक वर्स्ट टैक्स ऑफेंडर्स हैं। यहाँ से जो पैसा निकाल के गया है वो इन कंट्रीज में इन्वेस्ट होता है, और इन्वेस्ट होने के साथ साथ यहाँ पे जो टैक्स अवॉइडेंस की क्राइटेरिया है वो सबसे ज़्यादा देखने में आते हैं। चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं की फीचर्स के बारे में कि जो टैक्स हेवेंस होते हैं उनके की फीचर्स क्या हैं। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, सबसे पहले क्या होता है, लो और जीरो टैक्स रेट।
अभी देखिए लो और जीरो का मतलब क्या है कि सपोज अगर इंडियन में एफडी के ऊपर जो इनकम आपको अराइज हो रही है तो हाईएस्ट टैक्स रेट जो होता है वो 30% है। मींस अगर आपकी टोटल इनकम जो है वो 10 लाख से ऊपर जाती है तो आपको 30% टैक्स देना है। तो सपोज अगर आप किसी जॉब में हैं और वहाँ पे आपकी सैलरी 20-30 लाख रुपए है तो इट मीन्स ऑलरेडी आप 30% क्राइटेरिया में आ रहे हैं। तो उसके बाद जो पैसा आपने बचाया उस पैसे को अगर आपने एफडी में डाला हुआ है तो वहाँ से जो इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि आपकी इनकम 30% वाले स्लैब में आती है तो ऑलरेडी उस एफडी के पैसे में भी आपको 30% टैक्स देना है। तो फायदा क्या होता है कि अगर आपने टैक्स हेवन में जाके वो पैसा इन्वेस्ट किया तो वहां पे आपको लो और जीरो टैक्स भी मिल सकता है। बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जहां पे टैक्स नहीं पड़ता, तो वो पैसा अगर आपने वहां इन्वेस्ट कर रखा है तो पूरा पूरा आपको मिलेगा। वहां पे आपने कोई प्रॉपर्टी ले रखी है, उस प्रॉपर्टी को आप बेचते हैं तो कैपिटल गेन टैक्स के तहत भी आपको छूट मिलती है। तो ये कुछ फायदे होते हैं जो कि टैक्स हेवन के होते हैं। सेकेंड इज होता है फाइनेंशियल सीक्रेसी। अभी देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात जो फाइनेंशियल सीक्रेसी की होती है वो ये होती है कि आप लोग ना, सबकी एक आदत होती है कि पैसा जो है वो अपना छुपा के रखते हैं कि सरकार को पता ना चले। तो आज की डेट में अगर आपने पैसा बैंक में रखा हुआ है या किसी ऑनलाइन मीडियम से कमाया है या कहीं आप जॉब करते हैं तो सरकार को ऑलरेडी आपके पैसे के बारे में पता है। जो पैसा अगर आप बिजनेस से कमाते हैं और बिजनेस भी आपका रजिस्टर्ड बिजनेस है तो वहां से भी जो आपकी कमाई होती है वो एक एक रुपए की कमाई के बारे में सरकार को फुल इन्फॉर्मेशन है। तो इस तरीके की फाइनेंशियल सिक्रेसी अगर आप चाहते हैं कि आपके पैसे का डिस्क्लोजर कहीं ना हो तो टैक्स हेवन में अगर आपने पैसा लगा रखा है तो वहां पे आपकी फाइनेंशियल सिक्रेसी रहती है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि वो लोग इन्फॉर्मेशन साझा नहीं करते हैं किसी भी गवर्नमेंट के साथ। उनके जो नॉर्म्स होते हैं वो ये अलाउ नहीं करते हैं कि वो अपनी जो है कस्टमर की डिटेल किसी को बताएं। टैक्स हेवन्स जो होते हैं उनका एक सबसे बड़ा फीचर ये होता है कि वहां पे जो आपके पैसा होता है उसकी फाइनेंशियल सिक्रेसी बनी रहती है। और उसके बाद नेक्स्ट जो फीचर उनका होता है दैट इज एब्सेंस ऑफ इफेक्टिव रेगुलेशन। देखिए, अभी हम लोग अगर रेगुलेशन की बात करें तो आपको पता होगा ना कि भारत सरकार ने बैंक में अगर आपने पैसा रखा है तो अच्छा वो बैंक की इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स तक कैसे पहुंची। वो इसलिए पहुंचती है क्योंकि सरकार ने ना बैंक और इनकम टैक्स के पोर्टल के बीच में एक लिंक स्टैब्लिश कर रखा है और सरकार ने ये रूल ला रखा है कि बैंक वाले लोग जिस भी कस्टमर को जितना ब्याज देंगे वो ब्याज उसके पैन पे अपडेट किया जाएगा और बैंक विद पैन नंबर उसके ब्याज की इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स को देगी। सेम गोज विद अगर आप कोई मकान खरीदते हैं, कोई प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराते हैं तो वहां पे जो रजिस्ट्रार ऑफिस होता है उसको ये इंस्ट्रक्शन बोले गए हैं कि आपके पास कोई भी अगर मकान खरीदता है तो उसका पैन नंबर होगा। उस पैन नंबर के अगेंस्ट में उसने कितने रुपए का मकान खरीदा है ये इन्फॉर्मेशन आपको किसके साथ शेयर करनी है, इनकम टैक्स के साथ। तो ये सारी चीजें इसलिए होती हैं क्योंकि एक रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है। जब आप इसको फुलफिल करते हैं तभी ये डिटेल आगे जाती है। तो इसलिए जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट का एब्सेंस होता है वो जरूर होता है अगर किसी टैक्स हेवन की बात करें, क्योंकि टैक्स हेवन में ये सारी इंफॉर्मेशन नहीं शेयर करी जाती, इसलिए वहां पे एक रेगुलेटरी जो रेगुलेशन होता है वो एब्सेंट रहता है। लैक ऑफ सब्सटेंस की बात क्या है, टैक्स हेवन्स हैव मिनिमम फिजिकल प्रेजेंस ऑफ बिजनेस और इंडिविजुअल्स विद मेनी कंपनीज ऑपरेटिंग ओनली थ्रू पेपर। अभी मैं सब्सटेंस की बात करूं तो आपने देखा होगा कि अगर आप इंडिया में बिजनेस करते हैं तो वहां पे आपका ऑफिस होता है, वहां पे आपकी प्रोडक्शन यूनिट होती है, सेल्स यूनिट होती है, सारे तरीके के बिजनेस आप ऑपरेट करते हैं। बट टैक्स हेवन की जब हम लोग बात करते हैं तो जैसे आपको पता है कि टैक्स हेवन में पैसा सिर्फ इसीलिए लगाया ही जा रहा है कि वहां पे ना हमको टैक्स कम देना पड़े। तो जब हमको टैक्स कम देने की बात हो रही है तो वहां पे हमारे पास सब्सटेंस में कुछ भी नहीं होगा। मीन्स अगर हम लोग किसी बिजनेस की बात करते हैं तो बिजनेस वहां पे सिर्फ पेपर में होता है, कोई भी एक्चुअल बिजनेस नहीं होता। टैक्स ट्रीटीज की अगर हम लोग बात करें तो हो क्या रहा है, सम टैक्स हेवन्स हैव नेटवर्क ऑफ डबल टैक्सेस ऑफ एंटिटीज दैट रिड्यूस एलिमिनेट विदहोल्डिंग ऑफ टैक्स पेमेंट। अभी क्या हो रहा है, देखिए ट्रीटी का मतलब ये होता है कि सपोज अगर कोई दो कंट्री हैं उन्होंने आपस में कोई ट्रीटी साइन कर रखी है तो वो ये बात बोलेंगे कि अगर मेरे यहाँ पे कोई काम होता है और उस पर कोई टैक्स दिया जाता है और आपका कोई नागरिक हमारे यहाँ आके रह रहा है तो उसके ऊपर जो इनकम अराइज होगी उसके ऊपर हम लोग टैक्स काट लेंगे। वो पैसा टैक्स काटने के बाद अगर वो चाहता है इंडिविजुअल कि अपने कंट्री में वापस ले जाए तो वहाँ ले जाने पर आप उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगाएंगे। ऐसी कुछ तरीके की तमाम टैक्स ट्रीटीज होती हैं जो कि दो देश आपस में साइन करते हैं। तो आपको ये बात जरूर ध्यान रखनी है कि अगर आप जिस कंट्री में पैसा लगा रहे हैं वहां पे कोई ऐसी ट्रीटी साइन है तो उसका बेनिफिट आपको जरूर मिलेगा। चलिए आगे चलते हम लोग अब बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स की फाइनेंशियल सिक्रेसी। जो वैसे मैंने आपको बताया कि किसी तरीके की जो कैरेक्टरिस्टिक्स में फाइनेंशियल सिक्रेसी की बात होती है वो बात करते हैं आपकी इंफॉर्मेशन के डिस्क्लोजर से, कि आपके इंफॉर्मेशन का डिस्क्लोजर वो कहीं पे नहीं देंगे। द हॉलमार्क ऑफ टैक्स हेवन इज द एबिलिटी टू मेंटेन फाइनेंशियल सिक्रेसी। द सिक्रेसी इज अचीव्ड थ्रू अ स्ट्रॉन्ग लीगल प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। वहाँ पे ऐसा बहुत ज़्यादा डिस्क्लोजर रहता है कि जो अपनी इन्फॉर्मेशन होती है वो किसी के साथ में डिस्क्लोज नहीं करते हैं
और ऐसा करने की वजह से ही वहाँ पे और ज़्यादा डिपॉजिटर्स अट्रैक्ट होते हैं अपना पैसा लगाने के लिए। नॉमिनी सर्विस में क्या होता है, नॉमिनी सर्विस जैसे आपको नॉर्मल पता होगा कि जो नॉमिनेशन होता है उसमें क्या है, सपोज अगर आपने अपना पैसा जमा कर रखा है और जमा करने के साथ साथ आप चाहते हैं कि जब आप ना रहें तो वो पैसा किसी को ट्रांसफर कर दिया जाए, जैसे नॉर्मल हमारे और आपके अकाउंट में रहता है, तो वही सेम क्राइटेरिया आपको नॉमिनी सर्विस में भी दिया जाता है। नॉमिनी सर्विस में क्या होता है, टैक्स हेवन कुछ नॉमिनेशन प्रोवाइड करते हैं कि अगर आप किसी कंट्री के कोई डायरेक्टर हैं, शेयर होल्डर हैं और वहाँ पे आपने पैसा लगाया तो आप उसको नॉमिनी सर्विस का इस्तेमाल करके जो भी आपका नॉमिनेशन के लिए पर्सन एलिजिबल है उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे जो बोलता है शेल कंपनीज के बारे में। दोस्तों शेल कंपनीज आपने सुना होगा, क्या होता है शेल कंपनीज में कि वो कंपनीज जो कि जिनका लीगल एग्जिस्टेंस नहीं होता बट आपस में ना सिर्फ पर्सन के साथ मिला के फॉर्म करी जाती हैं जिससे वो इंटर कंपनी ट्रांजैक्शंस कर पाएं। अब आप एक बात समझिए, अगर कोई सामान आपको बाहर से मिलता है 50 रुपए का, उसको आप अपनी कंपनी में लेके आते हैं, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करते हैं और 1000 रुपए में बेच रहे हैं, तो आपका ना 950 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अब 950 रुपए का प्रॉफिट के ऊपर आपको ना बड़ा टैक्स देना पड़ेगा और 30 से 40% पैसा आपका टैक्स में चला जाएगा। तो कंपनी क्या करती हैं कि पहले तो वो ना जो पैसा इन्होंने इस्तेमाल किया, जो सामान उन्होंने खरीदा जो कि 50 रुपए का था, उसको एक शेल कंपनी बनाते हैं और शेल कंपनी बनाने के बाद वो सामान वो शेल कंपनी परचेज करती है और परचेज करने के बाद वो जो 50 रुपए का सामान था उसको अपनी ही कंपनी को ना 900 रुपए में बेचेगी, जिससे कि जो कंपनी उसको 1000 रुपए में बेच रही है उसके ऊपर मात्र 100 रुपए का ही प्रॉफिट हो और उसको सिर्फ 40 से 30 रुपए टैक्स देना पड़े, जो कि 400 से 300 रुपए टैक्स हो सकता था। ऐसा करने में वो इसीलिए पॉसिबल हो पाई क्योंकि उसने एक शेल कंपनी फॉर्म करी और परचेज डायरेक्ट ना करके उस शेल कंपनी के थ्रू करी। तो इस तरीके की शेल कंपनीज को ये अवॉइड करता है। ट्रस्ट एंड फाउंडेशंस, अभी क्या होता है, मैनी टैक्स हेवन्स ऑफर्स फेवरेबल ट्रस्ट एंड फाउंडेशन लॉज दैट अलाउ इंडिविजुअल टू ट्रांसफर एसेट्स इनटू लीगल स्ट्रक्चर दैट प्रोवाइड टैक्स एडवांटेज एंड प्रोटेक्शन। यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या बताया गया है कि इस तरीके के कुछ फाउंडेशंस और ट्रस्ट बनाए जाते हैं जो कि अलाउ करते हैं ना बाहर से पैसे को लाके हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करिए। तो टैक्स हेवन्स जो होती हैं वो उनकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि वो इस तरीके की चीज़ों को अवॉइड ना करके यहाँ पे करते हैं कि फैसिलिटेट करते हैं जिससे बाहर का जो लगाया हुआ पैसा है वो यहाँ पे हम लोग लगा पाएँ। अभी देखिए सब्सटेंस के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी में बता दिया है। उसके बाद होता है ऑफशोर फाइनेंशियल सेंटर। अभी क्या होता है, टैक्स हेवन्स आर रिफर्ड टू एज ऑफशोर फाइनेंशियल सेंटर्स, OFCs। OFCs बोला जा रहा है इनको, वो इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि एज दे आर लोकेटेड आउटसाइड द जुरिस्डिक्शन ऑफ होम कंट्री एंड इंडिविजुअल कॉर्पोरेट सीकिंग टैक्स एडवांटेज। अभी देखिए क्या हो रहा है, आपने देखा होगा कि कभी भी कोई लीगल मैटर फंसता है, कोई भी मैटर होता है टैक्सेशन से रिलेटेड, तो वो ज्यूरिसडिक्शन में आता है। अगर आपकी कोई इनकम टैक्स के केसेस चल रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप अगर लखनऊ में रहते हैं तो आपका जो ज्यूरिसडिक्शन होगा वो कोई मुंबई वाला इनकम टैक्स ऑफिसर डील करेगा। अगर आप लखनऊ में हैं तो कितना भी बड़ा केस ना हो, जो आपका लखनऊ का इनकम टैक्स ऑफिसर है वही डील करता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें ऑपरेट होती हैं ज्यूरिसडिक्शन वाइज। अब आप एग्जाम्पल समझिए कि अगर आप इंडिया से ही बाहर चले गए तो वहां पे तो इनकम टैक्स एक्ट में कोई ज्यूरिसडिक्शन नहीं है कि आप इंडिया से बाहर जाके किसी को पकड़ के लाएंगे। तो इसीलिए बोला गया है कि ये लोग एक ऑफशोर फाइनेंशियल सेंटर की तरह काम करते हैं, जहां पे अगर आपने पैसा लगाया हुआ है तो इंडियन इनकम टैक्स का कोई ज्यूरिसडिक्शन नहीं होता है कि बाहर जाके उस पर वहां पे वो डील करें या कोई भी कार्रवाई करें, इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं ऑफशोर फाइनेंशियल सेंटर। वहां पे जाके अगर आपने पैसा लगा दिया तो आपके ऊपर कोई भी लायबिलिटी या ज्यूरिसडिक्शन नहीं बनता। चलिए आगे चलते हैं और हम लोग अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ टैक्स हेवन्स की, कि कितने तरीके के टैक्स हेवन्स होते हैं। सबसे पहले देखिए बताया गया है जियोग्राफिक टैक्स हेवन्स। अभी क्या होता है, जियोग्राफिकल की हम लोग बात करें तो यहाँ पे आपको पता होगा कि रीजन वाइज जो टैक्स हेवन्स होते हैं उनको डिवाइड किया गया है। दीज टैक्स हेवन्स आर टिपिकली स्मॉल इंडिपेंडेंट jurisdiction, often islands or nation territories. Examples include Cayman Islands, Bermuda and the British Virgin Islands. अभी क्या हो रहा है, जियोग्राफिकल टैक्स हेवन की बात करें तो देखिए सिंपल सी बात है, जियोग्राफिकल मतलब क्या हो गया कि उनकी लोकेशन ही ऐसी है कि वहां पे ना कोई बहुत ज्यादा टैक्स अथॉरिटी, कोई रेगुलेशंस नहीं है। तो इस तरीके की जो संस्था होती है या इस तरीके की कोई कंट्रीज हैं, अगर आपने वहां पैसा लगाया हुआ है तो उनको हम लोग बोलेंगे जियोग्राफिकल टैक्स हेवन्स। सेकेंड हमारे पास आता है रीजनल टैक्स हेवन। तो रीजनल टैक्स हेवन क्या होते हैं, सम लार्जर कंट्रीज और रीजन्स हैव स्पेसिफिक जोन्स और एरियाज डेजिग्नेटेड एट टैक्स हेवन। फॉर एग्जांपल हांगकांग एंड सिंगापुर
बिकम रीजनल टैक्स हेवंस इन एशिया। अभी रीजनल की हम लोग बात करें तो वो रीजनल क्या होता है कि मीन्स पर्टिकुलर जो आइलैंड्स होंगे वो बहुत बड़े हो गए, बट उन आइलैंड्स का ना कोई एक पर्टिकुलर रीजन डिफाइन कर दिया। जैसे आपको पता होगा कि इंडिया में भी अगर आप बिजनेस ऑपरेट करते हैं तो वहां पे आपके पास होते हैं SEZ, जिनको हम लोग बोलते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। तो इसी तरीके के ना कुछ रीजनल जोन्स होते हैं कि अगर फॉरेन में आपने पैसा लगाया हुआ है तो वहां पे उन रिस्पेक्टिव जोन्स में अगर आप पैसा लगाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं रीजनल टैक्स हेवंस। आगे चलते हम लोग अब बात करेंगे ऑन शोर टैक्स हेवंस की। दोस्तों देखिए, while offshore tax havens are most common, some countries offer tax advantage within their own boundaries. For example, US has certain states such as Delaware and Nevada known as their business friendly tax policy. जैसे हमारे यहाँ ना, जैसे मैंने आपको बताया कि SEZ होते हैं, SEZ में क्या होता है कि अगर आप पर्टिकुलर अगर बात करें तो SEZ जोन, सपोज अगर नोएडा के पास में एक SEZ जोन बना हुआ है तो उसमें क्या होगा कि रिस्पेक्टिव अगर आप उस SEZ जोन के बाहर में काम करते हैं तो हो सकता है कि आपके ऊपर टैक्स के प्रावधान कुछ अलग हो, आपको टैक्स की लायबिलिटी किसी और रेट से देनी पड़े। बट होगा क्या कि अगर आप अपना बिजनेस को वहां से हटा के एक SEZ यूनिट में ले जाके वहां पे एस्टैब्लिश करते हैं तो वहां पे आपको कुछ फायदे दिए जाते हैं, और वो फायदे क्या होते हैं कि आपको टैक्स की लायबिलिटी जो है वो रिड्यूस करी जाएगी, और रिड्यूस करने के साथ साथ आपको हो सकता है कि लेटर स्टेजेस पे टैक्स देना पड़े, मींस अर्ली टैक्स अवॉइडेंस आपको दिया जाता है। नेक्स्ट होता है हमारा फाइनेंशियल सेंटर। मेजर ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर्स लाइक स्विट्जरलैंड, लग्जमबर्ग एंड सिंगापुर ऑफर टैक्स एडवांटेज एंड फाइनेंशियल सिक्रेसी अट्रैक्टिंग सब्सटेंशियल फॉरेन कैपिटल। अभी फाइनेंशियल सेंटर की बात करें तो यहाँ पे जो सेंटर होते हैं ना, ये लोग ऑलरेडी अपनी पॉलिसीज ही इसी तरीके से डिजाइन करते हैं कि वहां पे अगर उन्होंने कोई पॉलिसी डिजाइन करी हुई है तो उनको एक टैक्स एडवांटेज दिया जाता है कि अगर आपने पॉलिसी डिजाइन करी इस तरीके की तो आपको दी जाएगी इनकम टैक्स से छूट, और आप बाहर से पैसा ला के अपनी कंट्री में इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे अब डिजिटल टैक्स हेवंस की। In digital age, some tax havens also emerged as leaders in fintech and cryptocurrency services, providing anonymity and tax benefits for users engaged in digital financial transactions. अभी क्या हो रहा है, देखिए डिजिटल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर आपने कोई अपना अमाउंट जो है वो यहाँ पे लगा रखा है तो इसमें क्या होगा कि आपको डिजिटल ट्रांजैक्शंस के तहत में कुछ पैसा ऐसा दिया ऑफर किया जाता है जिससे आपको इन ट्रांजैक्शंस के ऊपर टैक्स नहीं देना पड़ता, और अगर आप वो टैक्स देते भी हैं तो भी बहुत ही मिनिमम रेट से वो टैक्स चार्ज होता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे नोमैडिक टैक्स हेवंस की। सर्टेन टैक्स हेवंस ऑफर्स यूनिक अरेंजमेंट फॉर इंडिविजुअल्स हु अडॉप्ट नोमैडिक लाइफस्टाइल अलाउइंग देम टू मिनिमाइज देयर टैक्स लायबिलिटी बाय नॉट रिसाइडिंग एनी सिंगल जुरिसडिक्शन फॉर द एक्सटेंडेड पीरियड। अभी देखिए क्या होता है, सरकार ने ये बोला कि अगर आप कहीं बाहर जाते हैं और बाहर जाने के साथ साथ उस जगह पे जाके वहाँ का हैबिटेट चूज कर लेते हैं और वहाँ पे ही आप लोकली रह रहे हैं तो वहाँ पे अपने लोकेलिटी को पॉपुलेट करने के लिए उन्होंने बोला कि अगर आप पर्टिकुलर उस जगह पे जाते हैं तो आपको कोई टैक्स नहीं देना। तो ऐसे केसेस में हम लोग उसको बोलते हैं नोमैडिक टैक्स हेवंस की, वहाँ पे जाके अगर आप उसी लाइफस्टाइल में रहते हैं तो वहाँ पे आपको टैक्स की छूट दी जाती है। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ टैक्स हेवंस के बारे में। इकोनॉमिक इम्पैक्ट ये समझिए कि अगर किसी कंट्री का पैसा बाहर चला जाता है तो क्या सिर्फ आपको लग रहा है कि सरकार को टैक्स का लॉस हो रहा है? आप सोच के बताइएगा कि अगर कोई बड़ी कंपनी सपोज इंडिया में चाहता है कि कोई कंपनी के पास ना 150 करोड़ रुपए है और वो चाह रही है कि हम 150 CR रुपीज से अपनी कंट्री में कोई बिजनेस स्टार्ट करें, बट बिजनेस स्टार्ट करने के साथ साथ वो अगर सोच रही है कि मैं साल का 20 करोड़ रुपए कमाऊंगा और इस 20 करोड़ रुपए पे सरकार मुझसे 40% टैक्स ले लेगी, तो क्या होगा कि 8 करोड़ रुपए जो हमारा है वो टैक्स में चला जाएगा। तो अब कंपनी क्या सोचेगी कि अगर 8 करोड़ रुपए हमारा टैक्स में जा रहा है तो हम ये कंपनी अपनी इंडिया में ना एस्टैब्लिश करके अगर स्विट्जरलैंड में एस्टैब्लिश कर लेते हैं तो यहाँ पे क्या होगा कि हम यहाँ पे भी 150 करोड़ का बिजनेस करेंगे और 20 करोड़ कमाएंगे, बट यहाँ पे हमारे ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा और हम पूरा का पूरा 20 करोड़ रुपए बचा के ले जा सकते हैं। तो आपको क्या लगा कि ऐसी कंट्री को अगर हम लोग फेवर करते हैं तो क्या सरकार को सिर्फ ये 8 करोड़ रुपए जो मिलने वाला था टैक्स का सिर्फ इसी का लॉस होता है? दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सरकार को ना सिर्फ 8 करोड़ रुपए का लॉस नहीं हो रहा है। अगर वो 8 करोड़ रुपए देखे तो ये जो अमाउंट है ये तो उसको टैक्स से मिलता, बट अगर वो 150 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करता है तो इसके पीछे लाखों लोगों का एम्प्लॉयमेंट होता, लाखों के रिसोर्सेज जो यूज होते हैं वो हमारी कंट्री के होते हैं और ये सारी चीजें करने के बाद वो रेवेन्यू जनरेट होता, प्लस जो प्रोडक्शन होता है वो भी हमारी कंपनी में सप्लाई होता। तो अगर ये पूरी फैक्ट्री शिफ्ट होकर बाहर जा रही है तो उससे हमको सिर्फ ये 8 करोड़ रुपए का लॉस नहीं हो रहा है बल्कि एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड बहुत सारे लॉसेस हो रहे हैं।
इसीलिए जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट होता है वो बहुत बड़ा होता है किसी भी टैक्स हेवन का, अगर कोई कंट्री हमारे पास से बाहर जाती है। अब मैं आपको डिटेल में बताऊं कि लॉसेस किस किस तरीके के होते हैं। देखिए, रेवेन्यू लॉस बिल्कुल सिंपल सी बात है, जैसे मैंने आपको बताया कि रेवेन्यू लॉस क्या होगा कि आपका जो सबसे बेसिक होता है कि टैक्स जो था वो आपको नहीं मिला, तो जो सबसे बेसिक लॉस था वो आपको बियर करना पड़ा। दूसरा होता है डिस्टॉर्शन ऑफ ग्लोबल कैपिटल फ्लो। इसमें मतलब क्या होता है कि देखिए, अगर कंपनी आपके पास बनती तो आपके यहाँ प्रोडक्शन होता और आइटम बाहर जाता, तो जब पैसा बाहर जाता है तो फॉरेन कंट्री की जो इनकम होती है या करेंसी होती है वो हमारे पास इनफ्लो होती है और हमारे फॉरेन रिजर्व्स बढ़ जाते हैं। बट अब सोचिए, हमारी ही कंट्री में कोई कंपनी थी जो कि काम करती, बट वो बाहर जाके काम कर रही है और वहां से वही सामान वो हमको इंपोर्ट करा रही है, तो हो क्या रहा है कि हम लोग पैसा दे रहे हैं उसके लिए बाहर, तो ये पैसा हमारे पास बाहर जा रहा है, इसलिए हमारा डिस्टॉर्शन होता है। नेक्स्ट हमारा होता है इनकम इनइक्वालिटी एंड वेल्थ कंसंट्रेशन। सिंपल सी बात है, इनकरेजिंग इनफ्लिक्ट फाइनेंशियल फ्लोज। अभी क्या होता है, फाइनेंशियल फ्लोज जो होते हैं वो हमारे डिस्टर्ब हो जाते हैं इसके चलते। तो अब हम लोग बात करेंगे टैक्स अवॉइडेंस स्ट्रैटेजीज के बारे में। दोस्तों, अभी तक मैंने आपको जो डिटेल में बताया वो पूरी बात मैंने आपको बताई किस तरीके से आप लोग टैक्स हेवन को डील करते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं अपने कंटेक्स्ट को टैक्स अवॉइडेंस के बारे में। देखिए, मैंने जैसे आपको डिटेल में स्टार्टिंग में बताया हुआ था कि टैक्स अवॉइडेंस क्या होता है, ये लीगल है, तो हो सकता है कि एक लीगल हो और या ये हमारा जो ट्रांजैक्शन होगा ये इलीगल होगा। तो दोनों की अगर मैं बात करूं तो हो क्या रहा है कि टैक्स अवॉइडेंस रिफर्स टू लीगल प्रैक्टिसेस, मींस अगर हम लोग टैक्स अवॉइडेंस की बात कर रहे हैं तो ये लीगल हो गया, और टैक्स इवेजन की बात कर रहे हैं तो ये इलीगल हो गया। इलीगल क्यों होता है? वाइल टैक्स अवॉइडेंस इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम टैक्स इवेजन व्हिच इन्वॉल्व्स इलीगल एक्टिविटीज टू इवेड टैक्स, द लाइन बिटवीन समटाइम कैन बी वेरी ब्लरी। अब मैं आपको डिटेल अगर बताऊं तो एक दो ट्रांजैक्शंस की अगर हम लोग बात करते हैं, सपोज अगर आपको ये बोला गया है कि इनकम टैक्स में ना आपके पास अगर उसी शहर के अंदर घर नहीं है तो आप ना एचआरए की डिडक्शन ले सकते हैं। तो सपोज अगर एक आदमी है जिसका मम्मी का मतलब मैटरनल हाउस भी उसके घर पे है, उसके फादर के पास भी उनके पास अपना घर है, और वो अपने मदर फादर के साथ एक सिटी में रहता है, मीन्स उसको कोई भी किराया देने की ज़रूरत नहीं है, बट इसके बाद भी वो एक रेंट एग्रीमेंट बनवाता है और किराया दे के उनके साथ रह रहा है और इनकम टैक्स में इसकी छूट ले सकता है। तो ऐसे केसेस में आपको लग रहा है कि उसने टैक्स इवेजन किया या टैक्स अवॉइडेंस। तो दोस्तों, यहाँ पे उसने ना टैक्स अवॉइडेंस किया, क्योंकि इनकम टैक्स चीज आपको ये अलाउ करता है कि आप ऐसा कर सकते हैं, बट जो यहाँ पे नीश होता है वो बीट हो जा रहा है कहीं ना कहीं पे, और वो टैक्स अवॉइडेंस के साथ साथ क्या हो रहा है, इवेजन तो नहीं कर रहा है बट कहीं ना कहीं वो अवॉइड कर देता है। अब हम लोग बात करते हैं कुछ टैक्सेस की क्राइटेरिया की, जहां से आपको डिटेल में समझ में आएगा कि किस तरीके से हम लोग अवॉइडेंस और इवेजन के बारे में बात करते हैं। तो एक हो गया हमारा लीगल वर्सेस इलीगल टैक्स अवॉइडेंस। देखिए, लीगल क्या हो गया, लीगल वो हर चीज जो कि हम लोग लॉ के तहत लेके करते हैं, मींस जो इनकम टैक्स एक्ट में लूप होल्स बताए गए हैं उन लूप होल्स का हम लोग फायदा उठाते हैं, और फायदा उठाने के साथ जितने भी एग्रीमेंट्स होते हैं उनको अच्छे से स्टडी करते हैं, और जहां जहां पे हमको फायदा मिल सकता है वो हम लोग काम करते हैं। लीगल टैक्स अवॉइडेंस इज कंसीडर्ड एक्सेप्टेबल एंड कॉमनली एम्प्लॉयड बाय इंडिविजुअल्स बिजनेसेस टू ऑप्टिमाइज टैक्स पोजीशन। वो सारी ही चीजें जो कि लीगल वे में आती हैं उसको हम लोग यूटिलाइज करके उसको कर सकते हैं। और इलीगल टैक्स इवेजन क्या होता है? इलीगल टैक्स इवेजन इन्वॉल्व्स ऑल द एक्टिविटीज दैट आर डन टू अंडरस्टेट टैक्स लायबिलिटी। यहाँ पे देखिए क्या होता है, अगर आपको कोई फाइन, पेनल्टी, इम्प्रिजमेंट, कोई भी ऐसी चीज है जो कि अगर आपने कोई अपनी टैक्स लायबिलिटी है उसको ना दिया और आपको इम्प्रिजमेंट, फाइन, टैक्स, पेनल्टी कुछ भी देनी पड़ी, तो आप मान के चलिएगा कि आपने ना टैक्स इवेजन किया था। क्योंकि अगर आप टैक्स अवॉइडेंस करते हैं तो वहां पे आपको ऐसी कोई चीज देनी ही नहीं है, क्योंकि वो जो चीजें आपने करी हुई हैं वो ऑलरेडी प्रावधान के तहत करी हुई हैं। अगर वहां पे उनको आपको कुछ भी डील करना है तो हो सकता है कि वो ना प्रावधान में चेंज करेंगे, तब वो चीज जो है वो आपकी इलीगल कैटेगरी में आएगी। अदरवाइज वो क्राइटेरिया बिल्कुल सेम है और आप उसको डील कर सकते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे ट्रांसफर प्राइसिंग की। तो ट्रांसफर प्राइसिंग क्या होता है कि जो गुड्स होते हैं वो लोग, हम लोग गुड्स का ट्रांजैक्शन करते हैं, उनको हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं किसी और कंट्रीज में, वहां से लेके बाय करते हैं, क्योंकि हम लोगों की जो टैक्स लायबिलिटीज होती हैं वो बहुत ही लो हो जाती हैं ऐसा करने से। और अगर हम लोग मैनिपुलेट करते हैं, कॉर्पोरेशन जो होती हैं वो अपने प्रॉफिट का जुरिसडिक्शन, जैसे मैंने आपको बताया था, वो शिफ्ट करती हैं, और शिफ्ट करने के साथ साथ जो उनका अमाउंट होता है वो उनको वहां से यहाँ ट्रांसफर किया जाता है।
ऑफशोर टैक्स सेंटर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि बहुत सारे ऐसे सेंटर्स होते हैं जो लोग इस चीज को अवॉइड करते हैं कि कंपनी अगर हमारे पास आके बिजनेस करती है, दीज सेंटर्स कैन इंक्लूड ऑफशोर ट्रस्ट, ऑफशोर कंपनीज एंड ऑफशोर बैंक अकाउंट। वहां पे जाके हम लोग ये सारी चीजें मेंटेन कर सकते हैं और मेंटेन करने के साथ साथ जो डिटेल्स होती है वो हम लोग उसके साथ में डालेंगे और अपनी इंफॉर्मेशन वहां से निकलवा लेंगे। चलिए आगे चलते हम लोग अब बात करेंगे कॉमन टैक्स अवॉइडेंस टेक्निक्स की, कि कौन कौन से वो तरीके हैं जो लोग अवॉइड करते हैं यूज करने के लिए अपने टैक्स अवॉइडेंस के। सबसे पहले होता है डबल टैक्स ट्रीटीज। दोस्तों मैं आपको अगर डिटेल में बताऊं तो डबल टैक्स अवॉइडेंस ट्रीटीज क्या होती है, जैसे मैंने आपको बताया था कि सपोज इंडिया और इंग्लैंड इन्होंने एक ट्रीटी साइन करी कि अगर आपका कोई भी एम्प्लॉय है जो कि हमारे यहाँ जॉब करता है और हमारे यहाँ जॉब करने के साथ साथ जो पैसा बचता है ना वो हमारी कंट्री में उसी के बैंक में जमा कर देता है, उसके ऊपर उसको ब्याज मिलता है। अब ये पैसा अगर उसको ब्याज में मिला तो ब्याज के पैसे को वो वापस इंडिया में लेके आएगा। तो अगर यहाँ पे कोई ऐसा एग्रीमेंट है कि जो पैसा हमारा इंडिया में आता है उसके ऊपर यूके गवर्नमेंट टैक्स कर लेगी और इंडियन गवर्नमेंट उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं वसूलेगा, तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि अगर ऐसा कोई एग्रीमेंट ऑलरेडी डबल टैक्स अवॉइडेंस के साथ में पड़ा हुआ है तो उसका फायदा मिलेगा हमको और ये नहीं देना पड़ेगा। तो इस तरीके की चीज़ों को लोग फायदा उठाते हैं। उसके बाद मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था शेल कंपनीज का, जहाँ पे जो कंपनीज होती हैं वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करती ही नहीं है, बस उन कंपनीज को बनाया ही सिर्फ इसलिए जाता है कि हम लोग इन चीज़ों का फ़ायदा उठा के, शेल कंपनीज का फ़ायदा उठा के कोई ऐसी चीज़ें बना पाएँ कि जिनके थ्रू वो जो चीज़ें हैं वो ट्रांसफ़र करी जा सकें और ये सारी चीज़ें करने के बाद जो अमाउंट होता है वो दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हम लोग अब बात करेंगे रोल ऑफ टैक्स एडवाइजर्स एंड मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस का। किस तरीके जो टैक्स एडवाइजर्स होते हैं वो उसको हेल्प करते हैं। दे हैव बीन इन डेप्थ नॉलेज ऑफ टैक्स कोड, रेगुलेशंस एंड इंटरनेशनल टैक्सिटीज, enable them to identify opportunities for tax optimization। दोस्तों क्या आपको लग रहा है कि जो कॉमन लेमैन होता है, मीन्स अगर आप किसी जॉब में हैं या बिजनेस में हैं तो आपको इतनी डिटेल में नॉलेज होगी कि इंडिया के बाहर कहाँ पे आपको ऐसे ऐसी जगह पे हेल्प किया जा रहा है। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो टैक्स एडवाइजर्स और मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस के द्वारा की जाती हैं। वो लोग आपसे इसके अंदर कोई परसेंटेज, कोई फीस भी चार्ज करते हैं अगर आपको इस तरीके की गाइडेंस वो दे रहे हैं, क्योंकि एक नॉर्मल लेमैन के पास में इतनी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल नहीं होगी कि इस तरीके का कोई क्राइटेरिया वो बीट करके आपको हेल्प ये प्रोवाइड कर पाएँ। अब हम लोग आगे आप बात करते हैं इसी के रोल्स के बारे में। तो जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस होती हैं ये प्राइमरी यूजर्स होती हैं टैक्स अवॉइडेंस स्ट्रैटेजीज की ड्यू टू देयर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर एंड ग्लोबल ऑपरेशंस। अभी आपने देखा होगा कि ना ग्लोबल ऑपरेशन क्या है, कि सपोज किसी कंपनी का ग्लोबल ऑपरेशन चल रहा है, मींस वो पूरे दुनिया में बिजनेस कर रहा है। जैसे कि आज की डेट में अमेजॉन हो गया, तो अमेजॉन पूरे दुनिया में ऑपरेट करता है, बिजनेस करता है। तो वहाँ पे जब बिजनेस करने के साथ साथ उसको हर कंपनी के टैक्स के जो लॉज होते हैं, स्ट्रक्चर्स होता है, उनके बारे में डिटेल में जानकारी है। तो वो सारी चीज़ें अगर उनको ऑलरेडी पता है तो वो क्या कर सकते हैं कि वो इसको स्टडी कर लेते हैं एक बार अच्छे से। उनको पता है कि अगर हमको ये चीज़ यहाँ से बाय करनी है या ये बिजनेस स्टार्ट करना है तो हम किस कंट्री में जाके करें कि हमको ज़्यादा कमाई हो और कम पैसा टैक्स को देना पड़े। तो वो सारी चीज़ें जो होती हैं वो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस कर पाती हैं, क्योंकि उनके पास इस तरीके के स्ट्रक्चर्स होते हैं जो उनको हेल्प करते हैं ये बिजनेसेस करने के लिए। अब हम लोग बात करेंगे लीगल एंड एथिकल डायमेंशंस की टैक्स अवॉइडेंस की। सबसे पहले तो लीगल फ्रेमवर्क क्या होता है, टैक्स कोड्स एंड रेगुलेशंस। टैक्स अवॉइडेंस स्ट्रेटजीज जो होती हैं दे आर ऑफन ऑपरेटेड विद इन बाउंड्रीज ऑफ टैक्स कोड्स एंड रेगुलेशंस। देखिए अगर हम लोग कोड्स और रेगुलेशन की बात करें तो मैंने जैसे आपको डिटेल में बताया था कि जो हमारा टैक्स अवॉइडेंस होता है वो ऑपरेट ही ऐसे करता है कि हमको ना अपने देश में रह के प्रावधानों का यूज करके हम लोग जो मिनिमम टैक्स दे पाए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टैक्स अथॉरिटीज में पीरियडिकली अपडेट टैक्स क्लोज टू परसीव लूपहोल्स एंड लिमिट टैक्स अवॉइडेंस अपॉर्चुनिटीज। तो जो टैक्स अवॉइडेंस अपॉर्चुनिटीज होती हैं उनको हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। अवॉइड करने के साथ साथ जो डिटेल्स होती हैं उनको हम प्रोवाइड करते हैं और हमारी जो टैक्स लायबिलिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा कम कर दी जाती है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग अब लीगल फ्रेमवर्क के बारे में। तो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स जो होते हैं, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स सच एज डबल टैक्सेशन ट्रीटीज एंड बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस। While these agreements aim to prevent double taxation and promote investments, they can be exploited for tax avoidance purposes. Many countries are revisiting treaties network to operate anti-ambiguous provisions and preventive trade shopping. इस तरीके के कुछ एग्रीमेंट्स होते हैं जो कि इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स के तहत काम किए जाते हैं और वहाँ पे जो डिटेल्स होती हैं वो निकल के आती हैं और उसके बाद जो टैक्स अवॉइडेंस के क्राइटेरिया होते हैं वो काम करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे एथिकल कंसिडरेशंस के बारे में कि जो हमारी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, टैक्स अवॉइडेंस हैज कम अंडर स्क्रूटनी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज
Critics argue that multinational corporations, particularly those with substantial profit and resources, have ethical obligation to contribute. अभी अगर आपको मैं बताऊं तो ethical obligation तो है, जिस कंट्री में आप ऑपरेट होकर पैसा कमा रहे हैं और अगर CSR की कोई गाइडलाइन है तो आपको पैसा तो खर्च करना है, बट अगर आपने ना टैक्स अवॉइडेंस में शिफ्ट कर दिया तो वो पैसा आप CSR पे भी खर्च नहीं करेंगे। तो जो मैं आपको एग्जांपल बता रहा था ना कि जहाँ पे सिर्फ 8 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हो रहा था और 8 करोड़ के प्रॉफिट के बाद आपको लग रहा था कि सिर्फ लॉस 8 ही करोड़ का तो हो रहा है, बट ऐसी बात नहीं है। वो कंपनी अगर ऑपरेट करती तो कुछ पैसा CSR में भी खर्च करती। तो इस तरीके के सारे कुछ डायमेंशंस होते हैं जहाँ पे हम लोग CSR के बारे में भी बात करते हैं। और मॉरल और एथिकल ऑब्लिगेशंस की बात करें तो यहाँ पे क्या आता है, एथिकल आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट टैक्स अवॉइडेंस ऑफन रिवॉल्व अराउंड नोशंस ऑफ फेयरनेस एंड सिविक ड्यूटी। देखिए, अगर हम लोग नॉर्मल और सिविक ड्यूटी की बात करें तो बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे जो उनके बिजनेसमैन हैं वो बहुत ज़्यादा अमीर हैं और जो उनकी वेल्थ होती है वो टॉप 10 बिजनेस हाउसेज जो होते हैं वहाँ पे बढ़िया रहती है। तो उसी टॉप 10 बिजनेस हाउसेज के पास में पैसा है और अगर वही लोग अपना स्ट्रक्चर या बेस उठा के कहीं बाहर चले जाएंगे तो बाहर जाने के साथ साथ क्या होगा कि अगर उन्होंने पूरा बिजनेस का बेस बाहर सेटअप कर दिया है तो इससे क्या हो रहा है कि उनका जो लीगल लायबिलिटी होती है उनके ऊपर नहीं आ रही है, बट वो जो टैक्स का पैसा जो कंट्री में रह सकता था वो भी बाहर शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पे कुछ मॉरल और एथिकल ऑब्लिगेशंस की लाइंस आती हैं, वो सारी ही चीज़ें उनके ऊपर रहती हैं। और उसके बाद हम लोग बात करते हैं पब्लिक परसेप्शन की। तो पब्लिक परसेप्शन plays a significant roles in shaping the ethical discourse around tax avoidance. High profile cases of corporate and individuals engaging in aggressive tax planning can lead to public outrage and call for reforms. अभी मैं आपको बता दूं कि अगर आपको कल को ये पता चलता है कि जो रिलायंस इंडस्ट्री है जो इंडिया में रह के इतना टैक्स देती है और काम करती है और कल को वो बाहर शिफ्ट हो गई है, तो आपको कैसा लगेगा कि यहाँ पे पब्लिक का ना एक आउटरे आएगा कि ऐसा अलाउ क्यों किया गया या ऐसी कौन सी पॉलिसीज बनाई गई जिनकी वजह से वो बाहर जा रहे हैं और कंट्री का पैसा बाहर शिफ्ट हो रहा है। तो एक लार्ज स्केल पे पब्लिक का रिफॉर्म के लिए आउटरेज हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे आती हैं। उसके बाद पब्लिक परसेप्शन और चेंजेस इन लॉ एंड बॉयकॉट एंड प्रोटेस्ट, ये तमाम तरीके की चीज़ें होती हैं कि अगर आपको टैक्स अवॉइडेंस में डिटेल में जानना है तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जब सरकार के साथ साथ लोगों को उसके बारे में जानकारी मिलती है तो वो लोग बिल्कुल कोशिश करते हैं कि इस तरीके के जो अवॉइडेंस हुए जा रहे हैं, इस तरीके की जो चीज़ें आ रही हैं उनसे वो लोग बच पाएँ और आगे से आगे बढ़ के जो टैक्स अवॉइडेंस की प्रैक्टिस है उसको अवॉइड कर ले और जितना ज़्यादा हो सके सरकार के साथ रह के यहाँ पे काम करें और पैसा ज़्यादा से ज़्यादा उनको मिल के आए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं आगे चल के पब्लिक परसेप्शन की रेपुटेशनल एंड लेजिस्लेटिव रेगुलेटरी रिस्पांस के बारे में। तो देखिए, रेपुटेशनल रिस्क क्या होता है, कॉर्पोरेट रिस्क डैमेज देयर ब्रांड एंड रेपुटेशन इफ दे आर परसीव्ड एज प्रायोरिटाइजिंग प्रॉफिट ओवर एथिकल बिजनेस। अभी मैं आपको बताऊं कि बहुत जगह ये होता है कि एक ना परसेप्शन बहुत बड़ी बात होती है। अभी देश सबको लगता है कि टाटा जो है वो देश के लिए काम कर रहा है, तो टाटा की गाड़ियाँ, टाटा नमक, टाटा के तमाम जितने इक्विपमेंट है वो सब चल रहे हैं। बट एक बुरी सी परसेप्शन अगर आ जाती है, आपने देखा होगा अडानी के केस में अगर कोई बुरी परसेप्शन आ गई और उसको लग रहा है ना कि देश का पैसा बाहर जा रहा है या कुछ हो रहा है, तो पूरी तरीके से जो स्ट्रक्चर होता है वो धराशाही हो जाता है और सारे लोग उससे निकलने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि बहुत तरीके से लोग फंस जाते हैं और ये जो पैसा होता है यहाँ पे डूबने के चांसेस है। इसीलिए रेपुटेशनल रिस्क की बात की गई है। लेजिस्लेटिव एंड रेगुलेटरी रिस्पांस में क्या होता है, पॉलिसी फोकस में रिस्पॉन्ड टू पब्लिक प्रेशर बाय इंट्रोड्यूसिंग और अमेंडिंग टैक्स लॉज एंड रेगुलेशंस टू कर्ब टैक्स अवॉइडेंस प्रैक्टिसेस। यहाँ पे कुछ टैक्स अवॉइडेंस प्रैक्टिसेस होती हैं जिनको अगर हम लोग अवॉइड करना चाहते हैं तो वो डिटेल वहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं और उसके बाद उसको अवॉइड कर सकते हैं। अब हम लोग बात करें अगर टैक्स अवॉइडेंस की बैटल की, तो बैटल अगेंस्ट टैक्स अवॉइडेंस इज ऑनगोइंग विद गवर्नमेंट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, सिविल सोसाइटीज वर्किंग एड्रेस चेंज बाय टैक्स हेवन्स एंड एग्रेसिव प्लानिंग। अभी क्या होता है कि कुछ डिटेल्स ऐसी होती हैं जहाँ पे ना दोनों लोग मिलके काम कर तो रहे हैं, बट अभी हम लोग आगे चलेंगे कुछ इनिशिएटिव और डेवलपमेंट्स की बात की जहाँ पे इस चीज़ को तरीके से बताया गया है कि किस तरीके से आप कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले होता है इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स कौन से होते हैं, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। अभी हम लोग अगर बेस इरोजन और प्रॉफिट शिफ्टिंग की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हम लोग अपनी कंट्री का बेस होता है और उसके बाद उसके ऊपर प्रॉफिट होता है, कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं कि अगर हम लोग ना अपनी कंट्री का बेस बाहर ले जाते हैं और एक्टिविटी वही होती है तो उसको मद्देनजर रखते हैं कुछ छोटे बहुत अमेंडमेंट्स करके हम लोग प्रॉफिट की जो क्राइटेरिया है उसको यहाँ ला सकते हैं।
कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं कि अगर हम लोग रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स की बात करें तो जो बाहर रह के पैसा कमाया गया वो इंडिया में लाया कैसा जाए, तो हम लोग एक कुछ ऐसे रेगुलेशन सेट कर सकते हैं जिससे हम लोग डिफाइन कर लें कि कंपनी ऑपरेट किस तरीके से कर रही है, उनका अमाउंट कहाँ पे आ रहा है और किस तरीके से वो लोग अपने उसको डिटेल में बात करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं। आगे चलते हम लोग बात करेंगे ग्लोबल फोरम ऑन ट्रांसपेरेंसी एंड टैक्स इन्फॉर्मेशन। देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आप इंडिया में रहते हैं तो सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट जो है वो इससे परेशान है। टैक्स अवॉइडेंस हर जगह है। अगर आप यूके में हैं, यूएस में हैं, फ्रांस में हैं, कहीं पे भी हैं तो आपको ना इससे हर जगह अवॉइडेंस होना पड़ता है। तो क्या करते हैं, ये किसी एक कंट्री की प्रॉब्लम नहीं है। तो ना जब तक इसके ऊपर कोई ग्लोबल फोरम बनेगी, डिटेल में बात होगी, तभी हम लोग इसके बारे में आगे बढ़ सकते हैं। और आगे मैं आपको बताऊंगा डिजिटल सर्विसेज टैक्स के बारे में कि एंटिटी शॉपिंग प्रोविजंस कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिसमें अगर आप बाहर से भी कोई सामान मंगाते हैं, कोई काम कर रहे हैं, तो उसके ऊपर आपको टैक्सेस का जो क्राइटेरिया है वो इंडियन टैक्सेशन सिस्टम के ऊपर देने पड़े। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनमें आप डिटेल में बात करके जानकारी ले सकते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग की। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग में क्या होता है कि जो रिपोर्टिंग होती है वो इनेबल करती है टैक्स अथॉरिटीज को वेदर प्रॉफिट्स आर बीइंग शिफ्टेड ऑन लोअर टैक्स जुरिसडिक्शन। कि सपोज अगर कोई कंपनी ऑपरेट कर रही थी, वो अच्छा खासा पैसा कमाती थी, बट रीसेंट फॉर्म में क्या हुआ है कि वो पैसा ना कमा के वो कुछ अपना बेस कहीं शिफ्ट करती है और वो कंपनी धीरे धीरे बंद हो रही है। तो ऐसे प्रोविजंस को भी स्टडी किया जाता है कि किस तरीके वो अपना वो टैक्स का बेस जो है वो शिफ्ट करती है। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग अब बात करेंगे चैलेंजेस और लिमिटेशंस की कि कौन कौन से वो चैलेंजेस और लिमिटेशंस है जो हमारे पास आते हैं। सबसे पहला हो गया कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंटरनेशनल टैक्सेशन, टैक्स कॉम्पिटिटर्स। तो ये जो दोनों पॉइंट हमारे पास आ रहे हैं, इसमें बताया गया है कि जो इंटरनेशनल टैक्सेशन है वो कॉम्प्लेक्स इसलिए भी है क्योंकि देखिए खाली इंडियन इनकम टैक्स एक्ट है 1961, मैं उसको स्टडी नहीं कर रहा हूँ, बट मुझे अगर इंटरनेशनल की बात करनी है तो मुझे सारे प्रोविजंस पता होना चाहिए। कंपटीशन की नज़र से हम लोग बात करें तो बहुत सारी कंट्रीज ऐसी होती हैं जो चाहती हैं कि बाहर से पैसा उनके पास लगाया जाए। तो अगर इस तरीके के कुछ कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में हम लोग रह रहे हैं तो कहाँ से हम इस चीज़ को अवॉइड कर पाएंगे। उसके बाद लीगल स्ट्रक्चर, इन्फोर्समेंट एंड कोऑर्डिनेशन, ऑन गोइंग इनोवेशंस, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग ऑलरेडी करते हैं जिसकी वजह से हमको एक चैलेंज मीट हो जाता है। अगर मैं फ्यूचर की बात करूँ तो फ्यूचर जो हमारा टैक्स अवॉइडेंस का होता है वो पोटेंशियल सिनेरियोज कुछ ऐसे बनते हैं जहाँ पे हम लोग एक ग्लोबल इकोनॉमिक डायनामिक कर सकते हैं, जहां उसके यूज़ करके हम लोग इसको अवॉइड कर पाएंगे। इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया था ना, कुछ ऐसे लॉज और रेगुलेशंस बनाए जाएंगे जिनके तहत क्या होगा कि जो रिपोर्टिंग होती है इंटर कंट्री, मीन्स अगर आपका पैसा यहाँ पे आया है तो एक कॉमन पोर्टल है, आपको वहाँ इन्फॉर्म करना है। आपकी कोई कंट्री का पैसा हमारे पास आया तो भी रिपोर्ट करेंगे, जिससे ये रिपोर्टिंग ईजी हो जाएगी और सारी कंट्रीज़ को इससे मदद मिलेगी। पोटेंशियल सिनेरियोज की हम लोग और बात करें तो कुछ रेगुलेशंस को हम लोग स्ट्रिक्ट कर सकते हैं। ग्लोबल टैक्स हार्मोनाइजेशन, इसका भी फायदा उठा सकते हैं। ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिनका हम लोग फायदा उठाते हैं तो हम टैक्स अवॉइडेंस करा पाएंगे। पब्लिक प्रेशर, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस, ये सारी भी चीज़ें वो हैं कि अगर हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे तो हमारे जो सिनेरियोज हैं वो बेटर होते जाएंगे और इसके साथ साथ हम लोग अवॉइडेंस की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं फ्यूचर के बारे में। तो कुछ पॉलिसी की रिकमेंडेशंस आती हैं, कुछ ग्लोबल टैक्स रिफॉर्म्स होते हैं, ट्रांसपेरेंसी मेजर्स होते हैं। इन सब चीज़ों का अगर हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो अवॉइडेंस है उसको हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी में क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि कंट्री टू कंट्री रिपोर्टिंग होनी चाहिए, तो अगर हम लोग उसको ट्रांसपेरेंट तरीके से करते हैं तो ये चीज़ हमको आगे चल के बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। अगर हम लोग पॉलिसी के बारे में और बात करें तो एक हमारे पास होता है फेयर टैक्स प्रिंसिपल, पब्लिक अवेयरनेस एजुकेशन, कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये चीज़ें वो हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई थी। कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स क्या हो गया कि अगर आप लोग ना कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR से डराइव होता है, तो उस तरीके के प्रोविजंस अगर आप करते हैं तो इसमें आपको हेल्प मिल सकती है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये इंटरेस्टिंग सेशन आज यहाँ पे एंड होता है। मैं आशा करता हूँ कि मैंने आपको जितनी भी चीज़ डिटेल में बताई टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स हेवन्स के बारे में, वो सारी चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट रह गया तो मैं मिलूंगा आपसे जूम सेशन में, उसका लिंक नीचे आपको यूट्यूब चैट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए जुड़ते हैं आपके साथ लाइव सेशन में और सॉल्व करते हैं आपके सारे डाउट। थैंक यू। बिजनेस पाठशाला के बिजनेस आइडिया सेगमेंट में आप जानते हैं रोज कुछ नए बिजनेसेस के बारे में, और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्लास्टिक एंड अलाइड प्रोडक्ट्स बिजनेस आइडियाज। आज का पहला बिजनेस आइडिया है पेट बॉटल।
लिक्विड प्रोडक्ट्स को स्टोर करने के लिए हमेशा ही हम लोग कुछ अच्छी और हाइजीनिक बोतल की तलाश में रहते हैं। पेट बोतल इसी तरह की एक हल्की, ट्रांसपेरेंट और हाइजीनिक लिक्विड स्टोरेज बोतल होती है। इन्हें पेट पॉलीइथाइलीन टेराप्थलेट प्रीफॉर्म्स का इस्तेमाल करके बनाया जाता है। ये 100% रिसाइक्लेबल और सेफ होती हैं। इन्हें सिंगल यूज प्लास्टिक बोतल के जैसे यूज किया जाता है। मिनरल वाटर, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ऑयल्स, एसिड, फ्रूट जूस, लिक्विड सॉल्यूशंस इत्यादि के स्टोरेज के लिए पेट बोतल बेस्ट होती हैं। इस बिजनेस की कुछ जरूरी रिक्वायरमेंट्स इस तरह से हैं। पेट बोतल बिजनेस को 100 मिलीलीटर की 8000 बोतल्स पर डे की कैपेसिटी के साथ शुरू करने के लिए तकरीबन 1200 से 1500 स्क्वायर फीट एरिया की रिक्वायरमेंट होती है। पेट बोतल मेकिंग मशीन की कॉस्टिंग 9 लाख प्लस GST होती है, जिसमें 15 से 20 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है। इस बिजनेस के लिए 5 से 6 मैन पावर की भी आवश्यकता होती है और इस बिजनेस के द्वारा आप 15% से 20% तक प्रॉफिट आसानी से कमा सकते हैं। अब आते हैं आज के दूसरे बिजनेस आइडिया पर, पेट जार। हम सभी को खाने का सामान स्टोर करने के लिए हमेशा ही कंटेनर्स की जरूरत होती है। आजकल मार्केट में पेट जार अवेलेबल हैं, जो प्लास्टिक के बने ट्रांसपेरेंट, कलरलेस, काफी लाइट वेट और सेफ कंटेनर्स होते हैं। पेट प्रीफॉर्म्स को रॉ मटेरियल के तौर पर यूज करके इन जार्स को बनाया जाता है। ये जार केमिकल फ्री होते हैं और फूड प्रोडक्ट्स को स्टोर करने के लिए काफी अच्छे रहते हैं। इन्हें अलग अलग साइज, शेप और क्वांटिटी का बनाया जा सकता है। ये मल्टीपर्पज जार होते हैं। इनमें प्रोसेस्ड फूड आइटम्स, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, मेडिसिन इत्यादि इजीली स्टोर किए जा सकते हैं। पेट जार बिजनेस को 5000 पीसेस पर डे की कैपेसिटी के साथ शुरू करने के लिए तकरीबन 1500 से 2000 स्क्वायर फीट एरिया की रिक्वायरमेंट होती है। पेट जार मेकिंग मशीन की कॉस्ट 16 से 18 लाख तक होती है। इस मशीन के लिए 45 किलोवाट तक इलेक्ट्रिसिटी की नीड होती है। साथ ही इस बिजनेस के लिए 12 से 15 मैन पावर की आवश्यकता होती है। इस बिजनेस से आप 10% से 15% तक प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। आज का हमारा तीसरा बिजनेस आइडिया है PVC पाइप्स। PVC पाइप्स को मेजरली ड्रेनेज, स्विच, प्लम्बिंग, कंस्ट्रक्शन, इरिगेशन और इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग आदि में यूज किया जाता है। PVC पाइप्स प्लास्टिक के हॉलो सिलेंड्रिकल ट्यूब्स होते हैं। इन्हें पॉलीविनाइल क्लोराइड पॉलीमर, प्लास्टिसाइजर DOP का यूज करके बनाया जाता है। रिजिडिटी के लिए इन पाइप्स में CPE का यूज किया जाता है। PVC पाइप में करोजन और केमिकल रिएक्टिवनेस का कोई इश्यू नहीं आता है। ड्यूरेबल होने की वजह से ये पाइपिंग के लिए सूटेबल होते हैं। PVC पाइप्स को डोमेस्टिक, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है। बात करें अगर PVC पाइप्स के बिजनेस रिक्वायरमेंट्स की, तो अगर आप इस बिजनेस को 50 kg प्रति घंटे की कैपेसिटी से शुरू करना चाहते हैं, तो इसके लिए एरिया रिक्वायरमेंट लगभग 1500 से 1800 स्क्वायर फीट तक होगी। PVC पाइप्स की मशीन कॉस्ट 22 से 25 लाख तक होती है, जिसमें 40 से 45 किलोवाट तक इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है। इस बिजनेस में 38 से 40 लाख की टोटल इन्वेस्टमेंट और 8 से 10 मैन पावर की आवश्यकता होती है। इस बिजनेस से आप 10% से 15% तक प्रॉफिट मार्जिन अर्न कर सकते हैं। अब बारी है हमारे आज के आखिरी बिजनेस आइडिया की, जो है साइनेज बोर्ड। साइनेज बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है जिसमें LED बल्ब से इल्यूमिनेटेड ब्रांड लोगो इंडिकेट होता है। साइनेज बोर्ड कंपनी सर्विसेज को इजीली शोकेस करने के लिए काफी अच्छा होता है। इन्हें डिफरेंट कलर की एक्रेलिक शीट, ACP, एल्यूमिनियम कंपोजिट पैनल और LED बल्ब से बनाया जाता है। इन्हें जनरली एडवर्टाइजमेंट और कंपनीज की मार्केटिंग के लिए यूज किया जाता है। साइनेज बोर्ड से शॉप, होटल और मॉल के होर्डिंग या बैनर इत्यादि बनाए जाते हैं। इस बिजनेस आइडिया को अपना बिजनेस बनाने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स जो ध्यान में रखनी होंगी वो इस प्रकार हैं। पहली रिक्वायरमेंट एरिया की होती है, जो इस बिजनेस के लिए लगभग 1000 स्क्वायर फीट तक होती है। साइनेज बोर्ड की मशीन कॉस्ट 17 से 20 लाख होती है, जिसमें 5 से 7 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड होती है। 4 से 5 मैन पावर के साथ लगभग 25 लाख की इन्वेस्टमेंट करके इस बिजनेस को शुरू किया जा सकता है। स्मॉल स्केल पर इस बिजनेस को शुरू करके आप 25% से 30% तक का प्रॉफिट आसानी से कमा सकते हैं। उम्मीद है कि ये सेशन आपके लिए लाभकारी सिद्ध हुआ होगा। अभी आप जूम सेशन के माध्यम से एक्सपर्ट से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। जूम सेशन का लिंक आपको YouTube चैट बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद।